नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी का हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ईस्ट एडवाइस में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 4 अगस्त से 10 अगस्त तक जितना भी करंट अफेयर्स है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा जो आप लोग के आने वाले एग्जाम जैसे असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, DHS, PNRD, SSC, असम पुलिस और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं उनमें बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को काइंडली पॉज मत करिएगा और जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारा आप लोग नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी हमारे लास्ट वीडियो नहीं देखा है, काइंडली आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हमारा लास्ट वीडियो देख लेना। और वहाँ पे भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है जो आप लोगों के आने वाले सितंबर महीने में जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ग्रेड 3 जो एग्ज़ाम होगा उनमें बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन पे है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। तो 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का थीम क्या है? ऑप्शन ए, ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ऑप्शन सी, ए ओनली। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट ये पिछले 2 अगस्त से शुरू हुआ था। 2 अगस्त से शुरू हुआ था और 7 अगस्त तक हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली पे हुआ था। तो अगस्त ये जो कॉन्फ्रेंस को किन्होंने प्रिसाइड किया था? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रिसाइड किया था। तो इसका जो थीम था वो ऑप्शन बी पे जो है वो थीम था। ठीक है, 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का थीम था ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। यह है इस कॉन्फ्रेंस का थीम। और इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या क्या था, किन किन चीज़ों के ऊपर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट बात करते हैं? अगर क्वेश्चन आता है तो क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्स डिग्रेडेशन, राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इन 3-4 मुद्दों के ऊपर डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। ठीक है। तो 2024 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कौन सा एडिशन का हुआ था? अगर क्वेश्चन आता है तो 32nd होगा। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली पे हुआ था और पिछले 2 अगस्त से 7 अगस्त तक हुआ था। किन्होंने इनोग्रेट किया था? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर होगा नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, स्पेशली मतलब इन कॉन्फ्रेंस में स्पेशली ब्लैक राइस के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया है उन्होंने। मतलब असम के ब्लैक राइस और मणिपुर के ब्लैक राइस और मेघालय के ब्लैक राइस के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन ए, हो ची मिन। ऑप्शन बी, नुगेई फू त्रोंग। ऑप्शन सी, टो लांग लाम। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे देखिए, वियतनाम का जो वर्तमान जो प्रेसिडेंट है वो तो टॉम लाम है। क्योंकि ये फिर भी ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आने का कारण है कि वियतनाम में जो एक्चुअल जो पावर होता है वियतनाम में, तो एक्चुअल पावर जो होता है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के ऊपर होता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी जो है उनका सबसे ज़्यादा पावर रहता है वियतनाम में। ठीक है, तो हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जो है नुगी फू ट्रोंग, वो हाल ही में गुजर गया है। ठीक है, तो उनके बाद उनके जो जगह है जनरल सेक्रेटरी जो पोस्ट है उस पोस्ट में टॉम लम को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और टॉम लम बन गया है वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है। ठीक है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तो जनरल सेक्रेटरी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो है वो वियतनाम के सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है। ठीक है,
हालांकि ये क्लियर नहीं हुआ है कि टोमलाम जो आने वाले दिन में प्रेसिडेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, वो क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन वर्तमान जो प्रेसिडेंट है वो टोमलाम ही है, और वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी टोमलाम बन गया है। ठीक है। और वियतनाम के बारे में अभी हाल ही में चल रहा है, तो वियतनाम के कैपिटल के बारे में भी आ सकता है, करेंसी के बारे में भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। तो वियतनाम के कैपिटल है हानोई और वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, टोलम। ठीक है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, इंडियन सबमरीन INS सल्की हैज़ विजिटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली। तो INS सल्की हाल ही में कौन से देश से विजिट करके आए हैं। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि INS सल्की के बारे में थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और INS सल्की इज ए शिशु कुमार क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो ये एक शिशु कुमार क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। INS सल्की को 1992 पे इंडियन नेवी को दिया गया था। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा इंडियन नेवी को दिया गया था 1992 पे, और ये पहला भारतीय सबमरीन है जो भारत में बना था। ठीक है। तो पहला सबमरीन है भारत में बना था, याद रखिएगा। और हाल ही में INS सबमरीन कोलंबो से विजिट करके आया है। कोलंबो श्रीलंका का कैपिटल है, तो कोलंबो से विजिट करके आए हैं। INS सबमरीन से पहले लास्ट ईयर जून से विजिट कर रहा था, और फरवरी तक, इस साल के फरवरी तक विजिट किया था INS करांच और INS वागिर, कोलंबो पे विजिट किया था। ठीक है। याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2024 पे कौन सा INS कोलंबो से विजिट करके आया है या फिर श्रीलंका से विजिट करके आया है। तो आंसर होगा INS करांच होगा, INS वागिर होगा, और हाल ही में जो विजिट करके आया है INS साल्की होगा। ठीक है। और भारत का पहला INS कौन सा है जो भारत में बना है, अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी INS साल्की होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो श्रीलंका के कोलंबो से विजिट करके आया है INS साल्की हाल ही में। ठीक है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्पेशली हमारे असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। व्हेन इज़ द लोक कल्याण दिवस सेलिब्रेटेड इन असम। तो लोक कल्याण दिवस हमारे असम पे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 5 जुलाई, ऑप्शन डी 5 सितंबर। तो पहले जानते हैं कि लोक कल्याण दिवस किसके किनके एनिवर्सरी के ऊपर, डेथ एनिवर्सरी के ऊपर मनाया जाता है। तो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोले इज ऑब्जर्व्ड एज लोक कल्याण दिवस। ही वॉज बोर्न ऑन 6 जून 1890 एंड डाइड ऑन 5 अगस्त 1950 एट द एज ऑफ 60। दिस ईयर वॉज द 74th डेथ एनिवर्सरी। तो इस टॉपिक से हम लोग को क्या क्या मिल गया कि भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोले जो हमारे असम के पहला चीफ मिनिस्टर है, असम के पहला चीफ मिनिस्टर बना था 1946 टू 1950 तक। उनके डेथ एनिवर्सरी को हर साल लोक कल्याण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। कौन से तारीख को मनाया जाता है? 5 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। उनके डेथ एनिवर्सरी 5 अगस्त के 1950 को मारा गया, वो गुजर गया था, इसलिए उनके डेथ एनिवर्सरी पर हर साल लोक कल्याण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे गोपीनाथ बोरदोले को कौन से साल पे भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो आंसर होगा 1999, और वो पहला असमीस बना था जो भारत रत्न अवार्ड मिलते हुए। ठीक है। पहले असमीज लीडर कौन है जो जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 1999 होगा। ठीक है। 1999 पे गोपीनाथ बोरदोले को भारत रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। ठीक है। और इस बार जो डेथ एनिवर्सरी मनाया गया था वो कौन सा एनिवर्सरी है? 74th एनिवर्सरी है। याद रखिएगा गोपीनाथ बोरदोले 1946 से 1950 तक असम के चीफ मिनिस्टर बना था, और वो पहला चीफ मिनिस्टर बना था हमारे असम के। ठीक है।
और गोपीनाथ बरदलोई ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज और असम एक्सक्लूडेड एंड असम एक्सक्लूडेड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सबमरीन कमेटी, ये दो ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बना था गोपीनाथ बरदलोई। ठीक है, और गोपीनाथ बरदलोई को और एक पॉइंट है, जैसे गोपीनाथ बरदलोई को लोकप्रिय टाइटल किन्होंने दिया था, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा जोईराम दास दौलतराम। जोईराम दास दौलतराम ने, वो असम के गवर्नर था एक टाइम पे, तो उन्होंने गोपीनाथ बरदलोई को लोकप्रिय टाइटल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 5 अगस्त लोक कल्याण दिवस मनाया जाता है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, हु इज़ द लीडर ऑफ द पैनल सेट अप टू ओवरसी द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। तो द रिलीफ ओवरसी द रिलीफ एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एथनिक वायलेंस इन मणिपुर का लीडर कौन है? ऑप्शन ए जस्टिस गीता मित्तल, ऑप्शन बी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन सी जस्टिस जे.बी. परदीवाला, ऑप्शन डी जस्टिस मनोज मिश्रा। तो ये क्वेश्चन देने का यहाँ पे रीज़न है कि गीता मित्तल, जस्टिस गीता मित्तल जो है ओवरसी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एथनिक वायलेंस इन मणिपुर, जो मणिपुर का जो कमेटी है उस कमेटी के लीडर है, तो उनका टर्म हाल ही में ख़त्म हुआ था। तो फिर उसके बाद उनका टर्म ख़त्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके टर्म को 6 मंथ एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग को क्या करना है कि जैसे हमारे बांग्लादेश में हाल ही में जो घटना चल रहा है और मणिपुर में जो घटना चल रहा है उनके बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी है, और इसलिए मणिपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोग को नहीं छोड़ना है और बांग्लादेश के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी नहीं एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं छोड़ना है, जो हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा जस्टिस गीता मित्तल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। कमिटी सेटअप ओवरसी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एथनिक वायलेंस इन मणिपुर, ये एक कमिटी है। इस कमिटी के लीडर जो है जस्टिस गीता मित्तल है। ठीक है, तो हाल ही में उनका टर्म ख़त्म हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी टर्म को 6 मंथ एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए जस्टिस गीता मित्तल। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who will be India's female flag bearer at the closing ceremony of the 33rd Olympic Games at Paris? तो पेरिस ओलंपिक में जो आज ख़त्म होने वाला है, आज 11 अगस्त है, तो आज ख़त्म होने वाला है, तो वहाँ पे भारत के कौन सा फीमेल जो महिला प्लेयर जो है जो फ्लैग बियरर क्लोज करेगी? फ्लैग बियरर जो होस्ट करने वाले थे, ओपनिंग सिरेमनी पे जो फ्लैग बियरर होस्ट किया था वो भी एक महिला प्लेयर ने किया था, और क्लोजिंग सिरेमनी पे भी हमारे भारत के जो फ्लैग बियरर जो बनेगी वो भी अलग महिला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए लवलीना बोरगोहाई, ऑप्शन बी मनु बखेर, ऑप्शन सी विनेश फोगाट, ऑप्शन डी पी.वी. सिंधु। थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। शूटर मनु बखेर will be India's female flag bearer at the closing ceremony on the 33rd Olympic Games at Paris। तो इस बार जो ओलंपिक चल रहा है, जैसे ओलंपिक्स के बारे में हम लोगों ने पहले बहुत बार डिस्कस किया है, उसके बारे में उतना हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप लोग को जानना है तो हमारे आने लास्ट वीडियो पे आके जाके देख सकते हो, तो बहुत सारा पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा बहुत सारा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे भी। ठीक है, तो पेरिस पे जो ओलंपिक चल रहा है इस बार, तो इसका एडिशन 33rd है, हम सभी जानते हैं 33rd एडिशन है। तो वहाँ पे मनु बखेर ने 2 मेडल जीती थी, ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, दो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। शायद इसके कारण शायद मनु बखेर को क्लोजिंग सेरेमनी पे फ्लैग होस्टिंग का फ्लैग बियरर पद में उनको दिए गए हैं। ठीक है, और याद रखिएगा 33rd पेरिस ओलंपिक्स में
ओपनिंग सेरेमनी पे फ्लैग बियरर जो भारत के फीमेल फ्लैग बियरर कौन था, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा पीवी सिंधु होगा। और क्लोजिंग सेरेमनी पे कौन करने वाली है, तो आंसर होगा मनु बखेर होगा। ठीक है, शी क्रिएटेड, यहाँ पे जैसे मनु बखेर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शी क्रिएटेड हिस्ट्री आफ्टर क्लैंचिंग 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन द सिंगल एडिशन ऑफ द गेम्स, द फीट अचीव्ड बाय द इंडियन एथलीट फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने वो पहले मतलब प्लेयर भारतीय बन गई है जो एक ही गेम्स में 2 मेडल लाते हुए, ठीक है, एक ही ओलंपिक गेम में 2 मेडल लाते हुए उन्होंने आप सभी को शायद याद ही है कि मनु बखेर ने 10 मीटर एयर पिस्तौल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, और 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्तौल इवेंट में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। किन के साथ खेल के, सौरभजोत के साथ खेल के उन्होंने मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, याद रखिएगा। और 25 मीटर वीमेन 25 मीटर पिस्तौल इवेंट में उनका रैंक था 4th। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी मनु बखेर। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज कन्फर्ड विद द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फिजी का हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है किनको देके सम्मानित किया गया है हाल ही में। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी विनेश फोगाट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वर्तमान जो फिजी का प्रेसिडेंट है राटू विलियम काटोनिवेरे, वर्तमान जो फिजी का प्रेसिडेंट है, उन्होंने हाल ही में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड हमारे भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को देके सम्मानित किया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे फिजी के बारे में और 2-3 पॉइंट मैंने यहाँ पे दिए हैं, जैसे फिजी का कैपिटल है सुबा, फिजी का करेंसी है फिजियन डॉलर, फिजी में ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज 3 होता है, एक है फिजियन, एक दूसरा है इंग्लिश, और तीसरा है फिजी हिंदी। ठीक है, फिजी हिंदी, फिजियन और इंग्लिश, ये तीनों है फिजी का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर क्वेश्चन आता है फिजी कौन से कॉन्टिनेंट का कंट्री है, अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी ऐसा नहीं आता है एग्जाम में, जैसे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो अवार्ड है वो किनको देके सम्मानित किया गया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है कभी कभी। तो यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिजी कौन से देश का, कौन से कॉन्टिनेंट का कंट्री है। ठीक है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा कंट्री ओशियनिया का कंट्री है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर होगा कॉन्टिनेंट है ओशियनिया और कंट्री है फिजी है। ठीक है, ओशियनिया जो कॉन्टिनेंट है, ओशियनिया कॉन्टिनेंट का कंट्री है फिजी। ठीक है, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू को देखे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड देके सम्मानित किया गया है हाल ही में फिजी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ओलंपिक एथलीट टू विन गोल्ड इन द सेम इवेंट एट 5 consecutive गेम्स एंड ऑल्सो हैज़ बिकम द फर्स्ट रेसलर टू विन 5 गोल्ड मेडल्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार 5 बार लगातार मतलब ओलंपिक गेम्स में रेसलिंग पे हो या फिर किसी भी इवेंट में भी हो, कौन लगातार मतलब किसी 5 ओलंपिक में गोल्ड लाते हुए कौन बन गया है, पहला प्लेयर बन गया है। और रेसलिंग में भी मतलब ओलंपिक्स के रेसलिंग में भी कौन लगातार 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, कौन बन गया है, गोल्ड मेडल जीते हुए कौन बन गया है। ऑप्शन ए मिजाइन लोपेस, ऑप्शन बी साइमन बाइल्स, ऑप्शन सी नाओमी ओसाका, ऑप्शन डी माइकल फेल्प्स। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 41 year old Cuban athlete has become the first Olympic athlete to win gold in the same event at 5 consecutive games and the first wrestler to win 5 gold medals। तो
यहाँ पे आंसर होगा मिजान लोपेस। तो मिजान लोपेस वो कौन से कंट्री का प्लेयर है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा क्यूबा होगा। तो क्यूबा के प्लेयर मिजान लोपेस जो 2008 से गोल्ड मेडल जीत रहा है, गोल्ड मेडल जीत रहा है 2008, 2012, 2016, 2020 और 2024 के ओलंपिक्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। और इस बार लेके उनका 5 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल बन गया है, ठीक है। और वो पहला प्लेयर बन गया है, पहला एथलीट्स बन गया है जो गोल्ड मेडल 5 बार 5 ओलंपिक में लगातार लाते हुए, ठीक है। और पहला रेसलर भी बन गया है जो गोल्ड मेडल 5 बार लाते हुए ओलंपिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए मिलान लोपेस। अगर क्वेश्चन आता है कि मिलान लोपेस कौन से देश का प्लेयर है, एथलीट है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा क्यूबा का होगा, ठीक है। याद रखिएगा क्यूबा का है मिलान लोपेस, मिजान लोपेस, सॉरी। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे है टू हुम डज द चीफ मिनिस्टर्स निजुत मोइना स्कीम प्रोवाइड्स फैसिलिटी। तो हम लोग को क्या करना है, हमारे असम पे जो भी, असम पे हो या फिर नेशनल हमारे भारत में भी जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम जो होता है, इम्पोर्टेंट जो स्कीम होता है उसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम में वो आने का चांसेस होता है, एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर्स निजुत मोइना स्कीम प्रोवाइड्स, स्कीम जो है वो किनको मतलब ये फैसिलिटी देता है। ऑप्शन ए पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ऑप्शन बी अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ असम, ऑप्शन सी गर्ल्स ऑफ असम, ऑप्शन डी बॉयज ऑफ असम। थोड़ा हम यहाँ पे जानते हैं कि निजुत मोइना स्कीम किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता है। तो निजुत मोइना स्कीम क्या है, ये भी हम लोग को जानना है। तो निजुत मोइना स्कीम जो है टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन। तो स्पेशली ये गर्ल्स के ऊपर है। तो हायर एजुकेशन में गर्ल्स के संख्या को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को प्रेरित करने के लिए, मतलब इंस्पायर करने के लिए ये स्कीम मतलब असम सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया है, ठीक है। टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, तो चाइल्ड मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर बंद करने के लिए ये स्कीम मतलब स्पेशली गर्ल्स के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पे फैसिलिटी जो है, जैसे अगर गर्ल्स मतलब क्लास 11 तक जो एडमिशन लेती है तो हर साल साल में 10 मंथ्स, हर साल में 10 मंथ्स उनको 1000 रुपीज़ दिया जाएगा एक स्टाइपेंड के द्वारा, स्टाइपेंड्स के ज़रिए या फिर इंसेंटिव भी बोल सकते हैं। उस लड़की को मतलब मिल जाएगा 1000। अगर वो लड़की अगर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर को मतलब पढ़ाई करती है, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर पे अगर एडमिशन लेती है, फिर भी उनको उस टाइम पे उनको 1250 रुपया दिया जाएगा 10 मंथ्स ए ईयर। तो साल के 10 मंथ्स तक मतलब उनको 1250 दे के दिया जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर एडमिशन होती है तो 2500 उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि निजुत मोइना स्कीम जो है, चीफ मिनिस्टर्स निजुत मोइना स्कीम में पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर पे जो लड़की एडमिशन लेगी उनको कितना पैसा दिया जाएगा, या फिर कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, या फिर कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड भी आ सकता है, इंसेंटिव नहीं आके। तो कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 2500 होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी गर्ल्स ऑफ असम। तो असम के गर्ल्स को इंस्पायर करने के लिए, स्टडी मतलब पढ़ाई करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, स्पेशली मोटिवेट करने के लिए ये स्कीम हमारे असम सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे है चूज द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग पेरिस ओलंपिक्स 2024। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पेरिस ओलंपिक्स में हमारे कौन सा एथलीट्स ने कौन सा मेडल जीते हैं और कौन से इवेंट में जीते हैं, और बहुत ही जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि इन जो पेयर है, इन 4 पेयर में से इनकरेक्ट कौन सा है वो हम लोग को जानना है।
ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल, ऑप्शन बी मनु बकर ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन सी अमन सहरावत ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन डी विनेश फोगाट गोल्ड मेडल। ठीक है, आंसर बोलने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम लोग आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इंडियाज मेडल टैली रीच्ड फाइव ब्रोंज एंड 1 सिल्वर। तो हमारे भारत ने पेरिस ओलंपिक में अब तक 5 ब्रोंज मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीते हैं भारत के एथलीट्स ने। ठीक है, वहाँ पे से उनमें से मनु बकर को हम वीमेंस ब्रोंज मेडल जीते। मनु बकर ने ब्रोंज मेडल जीती है वीमेंस इवेंट में, वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्तौल इवेंट में, और उन्होंने मिक्स्ड जो टीम है सरबजोत सिंह के साथ खेल के उन्होंने ब्रोंज मेडल फिर से जीती थी 10 मीटर एयर पिस्तौल मिक्स्ड इवेंट में। ठीक है, याद रखिएगा, मनु बकर एक है मिक्स्ड इवेंट और एक है वीमेंस इवेंट, जो मनु बकर ने इस 2 इवेंट में पार्टिसिपेट करके मनु बकर ने ब्रोंज मेडल जीती थी। ठीक है, और यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट पे क्या है, जैसे शूटर स्वप्निल कुशाले उनको 50 मीटर राइफल में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था इस ओलंपिक्स में। ठीक है, और वो पहला प्लेयर बन गया था जो 50 मीटर राइफल में भारत के लिए मेडल लाते हुए, किसी भी मेडल लाते हुए पहला प्लेयर बना था 50 मीटर राइफल इवेंट में। ठीक है, और इंडियन मेंस हॉकी, हमारे भारत के जो हॉकी टीम है, हॉकी टीम ने भी ब्रोंज मेडल जीते हैं। टोटल ओवरऑल इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में कितना मेडल जीता है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 4th ब्रोंज मेडल जीते हैं। ठीक है, 4 बार ब्रोंज मेडल जीते हैं हमारे भारत के हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में। ठीक है, और हमारे गोल्डन बॉय किनको नाम दिया जाता है, किनको जाना जाता है, नीरज चोपड़ा को भारत के गोल्डन बॉय। तो गोल्डन बॉय ने वहाँ पे सिल्वर मेडल लाए हैं। ठीक है, मेंस जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल लाए हैं नीरज चोपड़ा ने। और अमन सहरावत जो रेसलर जो है, अमन सहरावत, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं मेंस 57 कैटेगरी, फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी। याद रखिएगा, अमन सहरावत ने कौन सा इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल लाए थे, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 57 कैटेगरी, फ्री स्टाइल 57 कैटेगरी होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल नहीं मिला था। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार जैसे हम लोग को क्या करना है, विनेश फोगाट के बारे में मैं यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन फिर भी अगले बार कोशिश करूँगा विनेश फोगाट के बारे में थोड़ा डिस्कस करने के लिए। तो विनेश फोगाट जो है, मात्र 100 ग्राम के कारण उनको फाइनल में चांस नहीं मिला है, फाइनल में खेलने में चांस नहीं मिला है विनेश फोगाट को। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में मतलब चर्चा बहुत चल रहा है अभी ओलंपिक्स में कि उनको सिल्वर मेडल दिया जाए कि नहीं दिया जाए। इसलिए उन्होंने अर्जी दिया है, मतलब ओलंपिक्स के जो प्रेसिडेंट है थॉमस बाच के ऊपर, थॉमस बाच को एक अर्जी दिया है कि उनको न्याय देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल तो नहीं मिलेगा, लेकिन शायद अगर ओलंपिक IOC अगर एग्री होता है विनेश फोगाट के पिटिशन के ऊपर, तो शायद सिल्वर मेडल मिल सकता है। वो भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, हु इज़ द न्यू हेड ऑफ बांग्लादेश न्यू इंटरिम गवर्नमेंट। याद रखिएगा, बांग्लादेश में जो चल रहा है, बहुत ही मतलब प्रॉब्लम जो चल रहा है, दंगा जो चल रहा है, तो उसके कारण बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उन्होंने रिजाइन कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर पद से, और इंटरिम मतलब उनके जगह पे ऑनररी मतलब बिठाया गया है प्राइम मिनिस्टर। किनको बनाया गया है,
तो यहाँ पे आंसर होगा मोहम्मद यूनुस होगा। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के ऑनररी मतलब इंटरिम भी बोल सकते हैं या फिर ऑनररी भी बोल सकते हैं, तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बन गया है, पद के लिए अपॉइंट किया गया है। और किन्होंने अपॉइंट किया है? मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जो है, बांग्लादेश के वर्तमान जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को अपॉइंट किए हैं। और मोहम्मद यूनुस कौन था, अगर क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे नोबेल पीस प्राइज़ 2006 पे मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज़ 2006 पे मिला था। ठीक है, किसके कारण मिला था, मतलब किन चीज़ के ऊपर काम करके मिला था? माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस के ऊपर काम करके उनको 2006 पे नोबेल प्राइज़ देके सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद यूनुस को कौन से साल पे 2006 कौन से साल पे नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड दिया गया था? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 2006 होगा। या फिर ऐसा भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि 2006 पे नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ इनमें से किन को मिला था? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो आंसर होगा मोहम्मद यूनुस होगा। तो मोहम्मद यूनुस हाल ही में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर पद में अपॉइंट किया गया है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 12 पे है, व्हेन इज़ द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर साल कौन से दिन को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 6 अगस्त। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया started celebrating National Handloom Day from 7 August 2015. The day was chosen to commemorate the Swadeshi movement launched the same day in 1905 और टू एनकरेज वीवर्स एंड इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 से नेशनल हैंडलूम डे मना रहा है 7 अगस्त को। ठीक है, याद रखिएगा, हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। और इस दिन को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट, हम सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में स्वदेशी मूवमेंट एक बहुत ही मतलब अच्छा रोल देता है इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो स्वदेशी मूवमेंट जब शुरू हुआ था 1905 के 7 अगस्त को, तो इसीलिए उसी के चक्कर में उस दिन को याद करके हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। तो कौन से साल से मनाया जा रहा है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 2015 होगा। 2015 के 7 अगस्त से नेशनल हैंडलूम डे मना रहा है हमारे भारत में। तो इस बार भी मनाया गया है 7 अगस्त को। तो यहाँ पे आंसर होगा 7 अगस्त। याद रखिएगा, इस पॉइंट से हम लोग को क्या मिल गया? स्वदेशी मूवमेंट कौन से साल से शुरू हुआ था वो भी मिल गया 1905। और कौन से साल से नेशनल हैंडलूम डे मना रहा है भारत में वो भी मिल गया 2015। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन इज़ द नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल जेवलिन डे कौन से तारीख को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अगस्त, ऑप्शन बी 3 अगस्त, ऑप्शन सी 5 अगस्त, ऑप्शन डी 7 अगस्त। तो हर साल नेशनल जेवलिन डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को हर साल नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। इस दिन को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन में 2021 पे 2020 का जो ओलंपिक्स था टोक्यो ओलंपिक्स, उसको वो टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हुआ था। तो 2021 पे जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो वहाँ पे हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने वहाँ पे जेवलिन थ्रो पे गोल्ड मेडल लाए थे 7 अगस्त को। उसी दिन को याद करके हर साल नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा बन गया था भारत के दूसरा प्लेयर जो गोल्ड मेडल आते हुए। उनसे पहले अभिनव बिंद्रा ने लाए थे 2008 पे 10 मीटर एयर पिस्तौल इवेंट पे। शूटिंग पे अभिनव बिंद्रा ने 2008 पे लाए थे अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल। और उसके बाद अभिनव बिंद्रा के बाद 2021 पे या फिर 20 भी बोल सकते हैं, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और इस बार नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल लाए थे? सिल्वर मेडल लाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी 7 अगस्त।
तो हर साल 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे क्यों मना रहा है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त के 2021 के 7 अगस्त पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके कारण हमारे भारत गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दिया था कि उस दिन को नेशनल जेवलिन डे मनाने के लिए। ठीक है, अभी हम जाते हैं आज के क्वेश्चन शब्दावली पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे क्वेश्चन शब्दावली में 3 क्वेश्चन होता है और इन क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना पड़ता है। और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर जिन्होंने भी करेक्ट किया है उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो पे मेंशन करूंगा, और कोशिश करिएगा इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे है हु कन्फर्ड गोपीनाथ बरदोले एज द टाइटल लोकप्रिय। तो गोपीनाथ बरदोले को किन्होंने लोकप्रिय टाइटल दिया था? ऑप्शन ए विष्णुराव मेधी, ऑप्शन बी आनंदराम ढिकेल, ऑप्शन सी जयरामदास दौलतराम, ऑप्शन सी तरुणराम फुकन। क्वेश्चन नंबर 2 पे है व्हाट इज द करेंसी ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम के करेंसी कौन सा है? ऑप्शन ए एंगल्ट्रम, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी डोंग, ऑप्शन डी येन। क्वेश्चन नंबर 3 पे है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिजी। तो फिजी का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन ए सुबा, ऑप्शन बी लिमा, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर देना और कोशिश करेगा देने के लिए। जैसे आप लोगों को उतना दिक्कत तो नहीं होगा क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोगों में से बहुत सारा है जो हमारे वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हैं। तो आप लोग काइंडली वो सब मत करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे भी करके प्लीज़ रिक्वेस्ट करके बोल रहा हो कि आप लोग मतलब मुझे सपोर्ट करिए, स्पेशली मुझे सपोर्ट करिए। और मैं चाहूँगा कि और भी बहुत सारा फैक्ट जो है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मतलब हर टाइम लाने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।